आज का हमारा टॉपिक है रैशनल फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, यदि किसी नंबर को हम लोग लिख पाए p बाई q फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 5/3 एटसेट्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग रैशनल नंबर के हेल्प से रैशनल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि रैशनल नंबर में क्या था, न्यूमरेटर में एक नंबर था एंड डिनोमिनेटर में एक नंबर था। तो रैशनल फंक्शन में क्या होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में एक फंक्शन होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि पॉलिनोमियल में किसी को थोड़ा सा भी डाउट या क्वेरी है तो हम उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिनोमियल वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन क्या हुआ, रैशनल फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगी एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए इसको, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है 2x + 1 एंड डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है x² + 4। तो ये कैसी फंक्शन हो जाएगी, ये एक रैशनल फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये एक फंक्शन आपको दिख रही होगी g ऑफ x। देखिए न्यूमरेटर में क्या है, x³ + x² + 6 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1। ध्यान से देखिए इस डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को, x - 1। ये डिनोमिनेटर जीरो कब होगी, यदि हम x की वैल्यू 1 कंसीडर करें तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगी। और हमें पता है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा यहां पे, x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है 3x + 5, डिनोमिनेटर में क्या है x - 3। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 3। रीजन हमें पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रैशनल नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर मतलब हम बोल सकते हैं इट इज अ फ्रैक्शन। क्यों, ध्यान से रिकॉल कीजिए डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या था। यदि हम किसी नंबर को लिख पाए p बाई q फॉर्म में तो उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। और ये p क्या हो जाती है, जब फ्रैक्शन के साथ डील करते हैं इसी p को तो हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को कैटेगराइज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ी हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/4, ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर 4 है एंड न्यूमरेटर 1 है एंड इस केस में डिनोमिनेटर बड़ी है न्यूमरेटर से, तो ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अच्छा, अब कंसीडर करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटी हो जाए या बराबर हो जाए तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक 5/3 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है 3, न्यूमरेटर में क्या है 5। तो ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर छोटी हो गई तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, ये हम लोगों ने कंसीडर किया 7/7,
तो डिनोमिनेटर में क्या है 7 एंड न्यूमरेटर में क्या है 7, दोनों ही बराबर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो लाइक दिस देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हम लोग फ्रैक्शन का ये हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है और ये हम जानते हैं। इन द सिमिलर वे वी कैन कैटेगराइज रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन का फॉर्म क्या होता है कि न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग p ऑफ x बोल रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग q ऑफ x बोल रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम लोग दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब थोड़ा रिकॉल कीजिए, अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब डिनोमिनेटर बड़ी हो जाए। ठीक है, बट रैशनल फंक्शन के केस में यहां पे तो डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल है, नंबर तो नहीं है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है। और यदि हम बोले कि डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल बड़ी हो जाए न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल से, तो इसका तो कोई बेस होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो हम विद द हेल्प ऑफ डिग्री कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है यदि उसकी डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से बड़ी हो जाए तो वैसे रैशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए, यदि डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री के साथ बराबर हो या उससे छोटी हो तो वैसे रैशनल फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको एक एग्जांपल दिख रही होगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है 2x + 1, तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री 1। और डिनोमिनेटर में क्या है x² + 4, तो उसकी डिग्री कितनी है 2। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो गई तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको एक एग्जाम्पल दिख रही होगी g ऑफ x, तो न्यूमरेटर में क्या है x³ + x² + 6, तो न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3 होगी। एंड डिनोमिनेटर में क्या है x - 1, तो उसकी डिग्री कितनी है 1। तो इस केस में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटी हो गई, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो h ऑफ x इक्वल्स टू क्या है 3x + 5 / x - 3, तो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है 3x + 5, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 1। एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है x - 3, तो उसकी डिग्री कितनी है 1। तो इस केस में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री के साथ बराबर हो गई, तो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन के कैटेगराइजेशन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड इंटीग्रेशन वाली चैप्टर में हम लोग रैशनल फंक्शन के ऊपर बेस करके इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उसमें हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इन सभी चीजों के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फंक्शन आपको दिख रही होगी f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में है 1, सो दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड डिनोमिनेटर में है x, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगी, ये रैशनल फंक्शन का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
हमें टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है x एंड y के वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कॉलम हो जाएगी, x के वैल्यूज का कॉलम और y के वैल्यूज का कॉलम। तो यदि हम x की वैल्यू -5 रखें तो y की वैल्यू 1/-5, उसको सॉल्व करेंगे तो -0.2 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू -3 कंसीडर करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/-3, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो -0.33 होगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x के वैल्यूज को कंसीडर करेंगे एंड रेस्पेक्टिवली हमें y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको यही वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे x एंड y के वैल्यूज के कॉलम को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो x एंड y के वैल्यूज को हम पेयर के रूप में लिख देंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो यही पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने बस इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो ये हमारी ग्राफ हो गई। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, सिमिलरली तीसरा हो जाएगा हमारा। तो हमें पता है कि पॉइंट्स हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को हम धीरे धीरे ग्राफ में प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ग्राफ में प्लॉट हो गए। अच्छा, ये पॉइंट्स जो ग्राफ में प्लॉटेड हैं ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे हैं। एग्जैक्टली तो हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लगभग, क्योंकि 0.33 एग्जैक्ट लोकेशन तो हम पता नहीं कर पाएंगे, तो एक रफ लोकेशन पे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स को अब हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने ज्वाइन करवा दिया। तो येलो कलर में जो हमें दिख रही है ये क्या है, y = 1/x। ठीक है, ये उसका ग्राफ हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब हम उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे यहां पे। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने एक ग्राफिंग कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है जो कि जियोजेब्रा का है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि y = 1/x का अभी हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया क्या वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए पहले अभी हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या था हमारा, y = 1/x। सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन हो गई y = 1/x, और इधर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमें ग्राफ मिल गई y = 1/x का। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देखिए ये हमें ग्राफ मिल गई y = 1/x का। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो कर्व है, देखिए इस कर्व का दो पार्ट है, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक है थर्ड क्वाड्रेंट पे। हम पहले इसको देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इस कर्व का ये जो ब्रांच है, हमें लग रहा होगा कि ये ब्रांच इसको टच कर रहा है। थोड़ा सा देखिए, ये हमारी 0 से देखिएगा, 0 से बढ़ते चले जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो ऐसा लग रहा है कि ये कर्व इस एक्स एक्सिस को टच करेगी कहीं ना कहीं। थोड़ा और एनहांस करते हैं वैल्यू को, देखिए अब 12 से 25 में है, तो ग्रीन कलर में, रेड कलर में जो है वो हमें कर्व दिख रही है। तो ध्यान से देखिए और आगे ले जाते हैं वैल्यू को, तो यहां पे दिख रही है जो रेड कलर में जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच कर गई, ऐसा लग रहा है ना। बट ध्यान से देखिए, यदि इसको जूम करें तो देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये गैप क्लियरली विजिबल हो रहा है हमें। ध्यान से देखिए, इसका मतलब रेड वाली जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, इसके बहुत करीब है। रेड वाली जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के बहुत करीब है, मगर फिर भी टच नहीं कर रही है। देखिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए 45 तक आ गए, ये ध्यान से देखिए 50 को क्रॉस कर गए, अभी भी देखिए रेड वाली जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। इट लुक्स लाइक कि ये पार्ट एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी, मगर कभी भी टच नहीं करेगी।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट थी या ये जो ब्रांच थी ये एक्स एक्सिस के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है क्या ये इसको टच करता है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रही है 10 तक है। अब हम और वैल्यू ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, तो अभी तो हमें दिख रही होगी कि रेड वाला जो है वो वाई एक्सिस को टच कर गया है पूरा क्लियरली। ठीक है, बट इसको थोड़ा जूम करते हैं तो हमें दिखेगा कि नहीं, गैप है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो रेड वाली जो थी, रेड वाली कर्व, ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है और ये हमारा y एक्सिस है। ध्यान से देखिए, दोनों में गैप है। इसको यदि और आगे ले जाएं 50 तक, देखिए ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो देखिए हमें दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला, ये कर्व y एक्सिस के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम लोगों ने इस ब्रांच को देखा कि ये जो ब्रांच है y इक्वल्स टू 1/x की, ये y एक्सिस के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करती है। सिमिलरली यदि हम y इक्वल्स टू 1/x के इस ब्रांच को कंसीडर करें तो हम देख पाएंगे कि ये जो ब्रांच है y एक्सिस के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करती है। ठीक है, अच्छा यदि हम इस ब्रांच को भी कंसीडर करें तो भी हम देखेंगे कि ये ब्रांच एक्स एक्सिस के बहुत करीब होगी, बहुत करीब, मगर फिर भी टच नहीं करती है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो यदि हमें एक ऐसी लाइन मिल जाए कि ग्राफ उस लाइन के बहुत करीब है और ऐसा लगे कि वो ग्राफ उस लाइन को टच कर रही है बट एक्चुअली में उसको टच ना करे, तो वैसे लाइन को उस कर्व का एसाइम्पटोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें कौन कौन से एसाइम्पटोड्स मिले? हमें एक्स एक्सिस एक एसाइम्पटोड मिला। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हमें दिख रही है और ये जो कर्व है, ये वाला ब्रांच देखिए, ये वाला ब्रांच इस एक्स एक्सिस के बहुत करीब है। हम लोग अभी देखे भी हैं इसको। ये लाइन, ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस के बहुत करीब है मगर एक्चुअली में इसको टच नहीं करती कभी। सिमिलरली ये वाला जो ब्रांच है ये भी एक्स एक्सिस के बहुत करीब है बट एक्चुअली में इसको टच नहीं करती है। तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/x का एक एसाइम्पटोड हो जाएगा। और ऐसे एसाइम्पटोड को जो कि एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो वैसे एसाइम्पटोड को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसाइम्पटोड। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यदि हम y एक्सिस को कंसीडर करें तो y एक्सिस भी तो इसका एक एसाइम्पटोड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो ब्रांच है, ध्यान से देखिए, ये इस लाइन के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करती। और यदि हम इस ब्रांच को कंसीडर करें तो ये भी y एक्सिस के बहुत करीब है मगर फिर भी टच नहीं करती। तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस इज एन एसाइम्पटोड। ठीक है, अच्छा ऐसा एसाइम्पटोड जो या तो y एक्सिस हो जाए या y एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, वैसे एसाइम्पटोड को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एसाइम्पटोड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि y इक्वल्स टू 1/x जो फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा हुआ है। तो ये ग्राफ क्या है? ध्यान से देखिए, ये ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेंट होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो कर्व है y इक्वल्स टू 1/x, इसका हॉरिजॉन्टल एसाइम्पटोड क्या होता है? एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है। और इसका वर्टिकल एसाइम्पटोड क्या होता है? y एक्सिस, जिसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। इन दो केसों को हम लोगों ने अभी जस्ट कंसीडर किया हुआ है। और डोमेन क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा ही गया है x नॉट इक्वल्स टू 0 और डोमेन होता क्या है? x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के कलेक्शन को ही डोमेन बोलते हैं। तो 0 को छोड़ के हम x का कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं,
तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के कलेक्शन को ही रेंज बोलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, किसी भी कर्व के लिए यदि हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कर्व के लिए यदि हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां काटती है, वो पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस कर्व को ध्यान से देखिए, ये y इक्वल्स टू 1/x का 2 ब्रांच है। क्या ये ब्रांच एक्स एक्सिस को कहीं पर भी काटती है? हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया हुआ है, ये एसाइम्पटोट है ये लाइन, तो ये कर्व इस लाइन को कभी काटेगी ही नहीं, कर्व एक्स एक्सिस को कभी काटेगी ही नहीं। इसका मतलब यदि एक्स एक्सिस को काटेगी ही नहीं तो y का वैल्यू 0 होगा ही नहीं। क्यों? ऑलवेज याद रखिएगा, यदि y की वैल्यू 0 तो वो कर्व एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर काटेगी। यदि y की वैल्यू 0 तो वो कर्व एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर काटेगी। बट इस केस में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों ही ब्रांच जो दिख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को मीट करती ही नहीं है, तभी तो एक्स एक्सिस को एसाइम्पटोट बोलते हैं। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 होगा ही नहीं, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो रेंज क्या होगा? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द रैशनल फंक्शन क्या हुआ? हम लोगों ने देखा कि रैशनल फंक्शन कैसे दिखती है। यदि कोई फंक्शन ऐसे दिखे जिसके न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। यदि डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो जाए तो वैसे रैशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। यदि डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी या बराबर हो जाए तो वैसे रैशनल फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जाना जिसे हम लोग बोलते हैं एसाइम्पटोट। तो एसाइम्पटोट क्या है? एसाइम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ में यदि हम प्लॉट करें किसी फंक्शन का तो ग्राफ उस लाइन के तरफ अप्रोच करे, हमें ऐसा लगे कि वो ग्राफ उस लाइन को मीट कर जा रही है या टच कर रही है, बट एक्चुअली में वो टच करती ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे लाइन को उस फंक्शन या उस ग्राफ का एसाइम्पटोट बोलते हैं। जनरली 3 टाइप्स के एसाइम्पटोट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसाइम्पटोट, एक होता है वर्टिकल एसाइम्पटोट। ये दोनों ही एसाइम्पटोट हम लोगों ने y इक्वल्स टू 1/x जो फंक्शन है उसके लिए देखा हुआ है। और एक टाइप की एसाइम्पटोट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक एसाइम्पटोट। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम एसाइम्पटोट के बारे में और डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, अच्छा, डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ कैसे हम बनाएंगे रैशनल फंक्शन का। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो टिल देन, थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।